इस एग्जाम को बिल्कुल भी ये नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। चैल्कोलिथिक एज, इंडस वैली यानी हड़प्पा, वैदिक एज, स्टेट फॉर्मेशन दैट इज योर जनपद्स। अगले 5 दिन आप अर्ली मिडिवल कर लेना और अगले 5 दिन आप जो है मॉडर्न कर लेना। ये करके दिया है कि सिर्फ इतना ही पढ़ो, आगे बढ़ो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का CUET PG वाला में। मेरा नाम है योगेश लहानकर और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से अगले 20 दिनों में आप आपके CUET PG हिस्ट्री के लिए जो 2025 के मार्च में होने वाली है एग्जामिनेशन, उसके लिए काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई कौन कौन से मतलब क्या सिलेबस है, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो आपको अभी भी पढ़नी है, इस पर्टिकुलर मुकाम पे आने के बावजूद भी आपको कंटिन्यूसली पढ़नी है। ठीक है, तो इसके अलावा ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको PYQs और MCQs करते रहना है, वो भी मैंने मुद्दा डाला है, वो भी एक पॉइंट है। तो हम लोग बारी बारी से इन सबको अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ सम अजम्पशंस। आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने जाते हैं तब उसके पहले हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। ये भी हमारे लिए काफी एक साइंटिफिक ये मतलब कह सकते हैं हम लोग एक साइंटिफिक अप्रोच है। तो इसमें कुछ अजम्पशंस जो है वो होने चाहिए हमेशा। तो कुछ अजम्पशंस जो है यहाँ पे हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट दैट यू आर सीरियस अबाउट इट। ठीक है, आप बिल्कुल सीरियस होने चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। आपको यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी इस एग्जाम को बिल्कुल भी ये नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, आप बहुत ही सीरियस हैं एंड यू वुड लाइक टू स्कोर वेल टू गेट अ सीट इन अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। आपको किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट से जैसे कि JNU, DU, BHU ऐसे बहुत ही अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वगैरह आपको PG आपका करना है कंप्लीट। तो इसके बारे में आप काफी ज्यादा सीरियस हैं। ठीक है, दूसरा अजम्पशन ये है कि भाई आप अभी तक जो है काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते आ रहे हैं एग्जाम के लिए, और इसके अलावा ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऑब्वियसली जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा, लेकिन उनको कम से कम उनकी बेसिक प्रिपरेशन तो हुई है। तो ऐसे बच्चे या तो आपकी प्रिपरेशन जो है काफी फुल स्विंग में चलती आ रही है, या फिर ऐसे बच्चे जो थोड़ा बहुत प्रिपेयर अभी तक कर रहे थे, ऐसे लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी जरूर काम करेंगी। ठीक है, जिसको बिल्कुल ही पता नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर के बैठ गए हैं, तो उनके लिए मतलब अब कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, 20 डेज में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भाई मैं एक एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से मुझे PG करना है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत बेसिक तैयारी जो है आपको फॉर्म भरने से पहले से ही शुरू करनी चाहिए थी। ठीक है, इसके अलावा यू आर विलिंग टू पुट इन मिनिमम ऑफ 8 आवर्स नाउ। अब देखिए आपको कम से कम 8 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का प्लान मैं आपके लिए लेके आया हूं 8 घंटे के अलावा काम नहीं हो सकता, ऐसा मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है। ठीक है, एट दिस वेरी मोमेंट ऑन अ डेली बेसिस आपको ये करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज देने का ये नहीं है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट दैट दिस इज द रियलिटी। अगले 20 दिन हर रोज कम से कम 8 घंटे में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, यू आर रेडी टू कीप योर एकेडमिक एरोगेंस असाइड। तो यहाँ पे आप मतलब ग्रेड 6 के साथ भी मैं आपको मतलब शुरुआत करने को बोलने जा रहा हूँ, तो आपको आपका एकेडमिक एरोगेंस बाजू में रखना पड़ेगा। ये जो बात है ये मैंने हिस्ट्री विषय के जो मतलब अभी लॉन्चिंग हुई थी कुछ ये पहले कुछ घंटों पहले, तो वहां पे भी मैंने यही कहा था कि आपको यू विल हैव टू कीप योर एकेडमिक एरोगेंस असाइड। आप ये नहीं कह सकते कि अरे भाई हम तो बैचलर्स कर रहे हैं, हम लोग अभी PG करने जा रहे हैं, तो 6 ग्रेड की NCERT क्यों पढ़े। ठीक है, ये वाला एकेडमिक एरोगेंस बिल्कुल नहीं चलेगा। एंड लास्ट ये है कि भाई देखो, यू आर रेडी टू रीड टेक्स्ट बुक्स एंड सॉल्व द PYQs एंड MCQs ऑन अ डेली बेसिस। तो ये जो है बहुत ही आसान, सबसे मतलब आसान सा मुद्दा है कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने पड़ेंगे, PYQs करने पड़ेंगे और MCQs करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये अजम्पशंस है। नाउ अब यहां से आगे ऑब्वियसली आप सभी लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी चलिए अगर आपको पता नहीं है सिलेबस, तो यहां पे हम लोग झट से उसको देख लेते हैं नेक्स्ट 4 to 5 मिनट्स में।
तो पहले जो है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये मतलब 10,000 BC से लेके 1206 AD तक, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत तक है। तो इसी में एक सब पार्ट आ जाता है आपका अर्ली मिडिवल, जो अगले पन्ने पे आएगा, अगले से अगले पन्ने पे। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटी आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ नाम आपको गिनाऊंगा, कुछ मतलब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होगी। ठीक है, स्टोन एज यानी अपना पैलोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, चैल्कोलिथिक एज, इंडस वैली यानी हड़प्पा, वैदिक एज, स्टेट फॉर्मेशन, दैट इज योर जनपद्स, देन एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स, तो यहाँ से नंदा, एंड फिर देन एज ऑफ रिलीजन, तो हरियंका से नंदा तक जाएंगे, फिर एज ऑफ रिलीजन जिसमें जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में बात होगी, एंड देन वी विल कम डाउन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मौर्यन एज। उसके बाद आता है पोस्ट मौर्यन एज, जिसमें हम लोग लगभग जो नॉर्थ वेस्ट में जो फॉरेनर्स आके बसे थे भारत में, उनके बारे में बात करेंगे, इंडो ग्रीक, शाकाज, कुशानाज, वैष्णव क्षत्रपा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, तो यहाँ पे खरवेल, सातवाहन, तमिल स्टेट्स ऑफ संगम, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर, ये सब हमें देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया का दूसरा जो स्लाइड है, इसमें ऑब्वियसली गुप्ताज, वाकटकास एंड वरदान्स, तो इसमें हर्षा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, कल्चर, रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ता एज, यहाँ पे कदम्बास, पल्लवास, चालुक्यास ऑफ बादामी, इसकी पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा पल्लवास एंड चालुक्यास के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो, और इन दोनों का आर्किटेक्चर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में ग्रोथ ऑफ लिटरेचर, ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म, ये चीजें हैं एंशिएंट इंडिया में। एंड देन लास्टली विल टॉक अबाउट द ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल। ठीक है, पालास, सेनास, राष्ट्रकूटास, परमार्स वगैरह, ये जो है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है आपका एंशिएंट इंडिया का सिलेबस है। अगर हम अर्ली मिडिवल पीरियड के बारे में बात करेंगे, 750 AD, मतलब ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी होता है, वहां से लेके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत तक का है। तो यहां पे हम लोग मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट से नदर्न इंडिया देखेंगे। एज ऑफ राजपूत, चोलास, ये दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आ जाती हैं। राजपूत में ऑब्वियसली बहुत सारे राजपूत घरानों के बारे में बात होगी। देन आता है आपका मिडिवल इंडिया का सबसे बड़ा डिबेट, इंडियन फ्यूडलिज्म। ये डिबेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा आएंगे। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, ये जो है अर्ली मिडिवल इंडिया का आपको करना होगा। अगर हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, मोटा मोटी दो चीजें करनी पड़ेंगी, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स। ठीक है, तो वही है पूरा का पूरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो डेक्कन के जो किंगडम्स है उसमें विजयनगर एंड बहामनी जो है इसके ऊपर फोकस रखेंगे। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, कल्चर में पर्शियन लिटरेचर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, तो यहाँ पे हम लोग मतलब बाबर से लेके औरंगजेब तक सारे के सारे जो ग्रेट मुगल्स जिसको हम कहते हैं उनके बारे में हम लोग ये करेंगे, सीखेंगे, एक्सपांशन ऑफ द मुगल एम्पायर वगैरह, राइज ऑफ सुर डायनेस्टी, and obviously the administrative reforms that were brought in by शेर शाह सूरी, and then finally decline of the Mughal Empire। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये 1707 से 1947, 1707 इज डेथ ऑफ औरंगजेब एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऐसा माना जाता है। 1947 ऑब्वियसली वी ऑल नो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी किस तरह से उभर के सामने आई है, कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एक्सपांशन इन इंडिया, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो है ब्रिटिश, उनका आगमन भारत में, एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, उन्होंने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, व्हाट वर द अपैरेटस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, लाइक पुलिस, आर्मी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भारत में किस तरह से हुआ एंड भारत में किस तरह से मास मूवमेंट वगैरह आई, हाउ डिड वी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आने वाली हैं। गांधीयन मास मूवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग हमेशा से इनके बारे में बात करते आए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। और इसी में एक और पार्ट उन्होंने ऐड किया है जो कि एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में नहीं आता, और वो है यूरोपियन हिस्ट्री, जिसमें आप फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंग्लैंड का आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन, इन रेवोल्यूशंस के बारे में सीखेंगे, इनके बारे में जो है क्वेश्चंस आएंगे, और वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2।
ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अगर आप इस सिलेबस को यूजीसी नेट या फिर यूपीएससी के सिलेबस के साथ कंपेयर करते हैं तो काफी छोटा सिलेबस है, लेकिन फिर भी अगले 20 दिनों में अगर मैं आपको कोई भी फर्ज कीजिए कि मैंने आपको बता दिया कि नहीं नहीं अभी आपको एंशिएंट इंडिया के लिए उपेंद्र सिंह जी की किताब जो है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया वो पढ़नी है, नहीं कर पाओगे। या फिर अगर मैं ये कह दिया कि मिडिवल इंडिया के लिए आप जो है सतीश चंद्रा जी के जो मिडिवल इंडिया है उसके 2 वॉल्यूम पढ़ लो, नहीं हो पाएगा। मॉडर्न के लिए अगर मैंने बोल दिया कि बिपिन चंद्र जी की जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, या फिर शेखर बंडोपाध्याय जी की जो अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर वाली बुक है शेखर बंडोपाध्याय जी की, अगर वो बुक अगर मैंने पढ़ने को बोल दी, नहीं हो पाएगा। हमें एक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक प्लान लेके चलना पड़ेगा जो सच में करने लायक हो। अगले 20 दिन में आप सच में उसको फॉलो करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो उस तरह के प्लान के बारे में यहां पे बात होने वाली है। ठीक है, तो जितना मैंने मतलब क्वेश्चन पेपर वगैरह देखे हैं उसके ऊपर मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बना के मतलब दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले कुछ हार्ड फैक्ट्स जो है, लेट्स काउंट द डेज, हार्ड फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। आज 17 फरवरी है जब मैं ये वीडियो जो है ये सेशन जो है रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपकी जो एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होने वाली है वो 13 तारीख को स्टार्ट होने वाली है। हमें इस वक्त पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से डेट के ऊपर आपकी हिस्ट्री की एग्जाम होगी। अगर हम 13 मार्च पकड़ते हैं तो आज से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 23 दिन बचते हैं, जिसको हमने मोटा मोटी 20 डेज लिया है, और दैट इज वाई द टाइटल ऑफ द वीडियो इज 20 डेज स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसके अलावा देखिए एडिशनल डेज दैट वी गेट दैट आर बोनस। अगर आपको यह पता चलता है कि नहीं भाई 13 तारीख को एग्जाम तो स्टार्ट हो रही है सीयूटी पीजी की, लेकिन हिस्ट्री की जो एग्जाम है वो लगभग 5 या 6 दिन बाद या 7 या 8 दिन बाद है, तो ये 5, 6, 7, 8 दिन जो कुछ भी मिल रहे हैं वो हम बोनस की तरह ट्रीट करने वाले हैं। लेकिन अगर हम 2024 का डेटा देखें, जहां पे लगभग 26 फरवरी को मेरे ख्याल से एक डेट शीट एनटीए ने रिलीज करी थी, उसमें यह कहा गया था कि देखो जहां पे एग्जाम 11 मार्च से स्टार्ट होने वाली थी, हिस्ट्री का HUQP09 का जो पेपर था वो तीसरे दिन यानी 13 मार्च को ही रख दिया था। ठीक है, तो अगर हम वही लेके चलते हैं 2025 में जहां पे एग्जाम 13 मार्च को चालू होने वाली है, तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो 15 मार्च को पेपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कोई मतलब पत्थर पे मतलब कोई लकीर तो है नहीं, ये स्पेक्युलेटिव है, इसी वजह से मैंने यहां पे लिखा भी है ये स्पेक्युलेटिव है। ठीक है, स्पेक्युलेटिव का मतलब ये है कि कोई नहीं जानता अभी तक ये होने वाला है करके, ये सिर्फ 2024 का डेटा देख के मैंने ये किया है। ठीक है, अब एनटीओ को ही पता है कि एग्जैक्टली आपका एग्जाम कब होगा, लेकिन जब कभी भी वो डेट शीट आएगी, जितने आपको ज्यादा दिन मिलेंगे, यहां पे जो कोई भी तारीख आएगी ना, वो सारे के सारे होंगे आपके बोनस डेज। ठीक है, ये होंगे आपके बोनस डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने यहां पे एक टर्मिनोलॉजी का यूज किया है, लेट्स डिवाइड एंड रूल। अब देखिए अंग्रेजों ने हमें डिवाइड किया और हमारे ऊपर रूल किया 200 साल तक। मेरा ये मानना है कि अगर आप ये जो सिलेबस है उसको डिवाइड करोगे तो इस पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर आप 20 दिन तो कम से कम रूल कर ही लोगे। ठीक है, ये मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन कीपिंग द जोक्स असाइड, सी आपका मोटा मोटी 4 ये है। ठीक है, उसमें से 3 जो सेक्शंस है वो काफी बड़े हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और वो कौन से सेक्शंस हैं? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मिडिवल एंड मॉडर्न। ये जो है ये 3 काफी बड़े और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, हम सभी को पता है। जो चौथा सेक्शन है वो काफी छोटा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का है, तो इसी वजह से मैंने लास्ट के जो 5 दिन है वो रिवीजन के लिए भी रखे हैं। तो ठीक है, पहले 5 दिन आप एंशिएंट कर लेना, अगले 5 दिन आप अर्ली मिडिवल कर लेना, और अगले 5 दिन आप जो है मॉडर्न कर लेना। अब बचते हैं अगले 5 दिन जिसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी करोगे और रिवीजन भी करोगे। ये काफी छोटा सा है, इसको 1 या 1.5 दिन में आप निपटा भी सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूं उसमें भी आप ऑब्वियसली इसको 1-1.5 दिन में निपटा सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पे देखिए मैंने लाल अक्षरों में लिखा है, इट गोज विदाउट सेइंग दैट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज सेक्शंस ऑफ द सिलेबस, a dedicated time slot of 2 hours should be given to MCQs and PYQ solving and analysis।
तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं भूलना है कि भाई ये सब हम पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रोज 2 घंटे कम से कम मैं PYQs और MCQs को दूं। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से नहीं, आपके रेफरेंस बुक से आते हैं। ऐसे में अगर आप थोड़े बहुत एमसीक्यूज वहां पे करेंगे जो आपके रेफरेंस बुक से वगैरह आए हैं, तो भले ही आपने पूरी की पूरी रेफरेंस बुक अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको कम से कम उतना नॉलेज तो है कि आप आराम से उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो आप जो है यहां पे ये कर रहे हो, एक चीट कोड ही इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, कि आपने पूरी की पूरी रेफरेंस बुक तो नहीं पढ़ी, लेकिन उसके ऊपर बने हुए एमसीक्यूज कम से कम सॉल्व करे हैं आपने एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, तो गिव मी अ मोमेंट हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे एक बुक लिस्ट और मैंने प्लान आपके लिए दिया है। अब यहां पे सिर्फ आपको बुक लिस्ट दिख रही होगी, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सबसे आखिर में मैंने यहां पे ऐड किया है, वो है PYQs एंड MCQs। आपको ये सारी चीजें रीड तो करनी ही है, वहां पे हाईलाइटिंग वगैरह भी सब करना है आपको, अंडरलाइनिंग वगैरह। नोट्स नहीं निकालने हैं, नोट्स निकालने का समय अब गया। ठीक है, आप वहीं पे हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, जो कुछ भी है आप जो करना चाहो उसी बुक में कर दो और वहीं पे बात खत्म। नोट्स नहीं निकालोगे आप अब। लेकिन ये सब करते करते रोज आप MCQs PYQs करना मत भूलिएगा। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखो, सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी उठाओ ग्रेड 6 की, जिसका नाम है एंशिएंट इंडिया बाय रोमेला थापर, और वो पढ़ लो। उसके 9 चैप्टर्स है। ये पढ़ने के लिए आपको मुश्किल से 3 घंटे बस हो गए। ठीक है, 3 चलो 4 घंटे मान लो। ठीक है, फिर उठाओ न्यू एनसीईआरटी ग्रेड 6 की, जिसका नाम है आरपास। इसमें 12 चैप्टर्स हैं। ये 12 चैप्टर्स अगेन पढ़ने के लिए आपको 3 से 4 घंटे। ठीक है, उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी ग्रेड 11 की रामचरण शर्मा जी की एंशिएंट इंडिया। इसमें 29 चैप्टर्स है। जी हां, बहुत बड़ी है ये, और इसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 10 घंटे तो चाहिए होंगे, 10 11 12 डिपेंडिंग कि आप कितना एक सिटिंग में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है ग्रेड 12 की, उसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, यहां पे आपको थीम 1 to 4 ये सारी की सारी थीम्स पढ़नी है। और उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, जो ग्रेड 11 की फाइन आर्ट्स की जो आपकी एनसीईआरटी है, उसके चैप्टर नंबर 1 to 7 ये भी आपको करने हैं। इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपसे, वो एक क्वेश्चन है, देखिए, जहां पे हीनयान बुद्धिज्म में बुद्ध को दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज होता था। वो कौन से सिंबल्स हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी से लिया गया है। जो मुझे याद नहीं कौन से वाले 22 23 24 में से कौन से इसमें आया था, लेकिन CUET PG में आया हुआ क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इससे काफी ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी या इन्फरेंस बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होते हैं आपके CUET PG में, वो आप काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं, उपिंदर सिंह, DN झा, ये सारी बुक्स पढ़ने का अभी आपके पास समय नहीं है, और इसी वजह से ये वाली बुक लिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंशिएंट इंडिया। चलिए बात करते हैं अर्ली मिडिवल एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके बारे में। फिर यहां पे ग्रेड 7 ओल्ड एनसीईआरटी, जो फिर से एक बार रोमेला थापर जी ने लिखी है, मिडिवल इंडिया बाय रोमेला थापर। यहां पे 9 चैप्टर्स हैं, और इस बुक की एक काफी इंपॉर्टेंट खासियत है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पे दिए गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो पन्ना है ना, इसको रट्टा लगा दो, क्योंकि एग्जाम में आपको फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे जो डेट्स हैं यहाँ पे आपको ऐसी ही बनी बनाई मिल रही है। 1.5 पन्नों का एक ये है सेक्शन है इस पर्टिकुलर ओल्ड एनसीईआरटी में। न्यू एनसीईआरटी बात करते हैं ग्रेड 7 की, जिसका नाम है आर पास 2। 10 चैप्टर्स हैं। अगेन रीड करने के लिए आपको मेरे ख्याल से 4 घंटे बस हो गए। ऊपर वाली जो 9 चैप्टर्स वाली है वो थोड़ी बड़ी है, तो वो पढ़ने के लिए आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी ग्रेड 11 की जो है, अगेन ये सतीश चंद्रा जी की मिडिवल इंडिया है। यहाँ पे 20 चैप्टर्स है, और ये सारी की सारी पढ़ने के लिए लगभग आपको अगेन RS शर्मा जितना ही टाइम लगेगा, 12 13 14 घंटे। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी ग्रेड 12
थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, यहाँ पे थीम 5 से लेके थीम 9 तक, तो 5, 6, 7, 8, 9 5 थीम्स हैं। ये कंप्लीट करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन ये कल्चरल हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। एंड देन मैंने एक चैप्टर जानबूझ के छोड़ा था ग्रेड 11 की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी से। फाइन आर्ट्स, ये देखो, ये और ये दोनों के दोनों फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है। तो ग्रेड 11 की जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है उसमें से मैंने कहा था एंशिएंट इंडिया के लिए आप चैप्टर 1 to 7 करना। चैप्टर 8 जो है ये आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के साथ करेंगे, जहां पे चैप्टर का नाम है सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे गोल गुंबद के बारे में, ताजमहल के बारे में, जामा मस्जिद के बारे में वगैरह बात की है। आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। और अगर इन दोनों के अगर हम बात करते हैं ना, ग्रेड 11 ग्रेड 12 की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, तो इसमें से ग्रेड 11 की ज्यादा आपको मायने रखती है, ग्रेड 12 की इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। ग्रेड 12 की जो एनसीईआरटी है ना आपकी फाइन आर्ट्स की, यहाँ पे वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका मन हो तो कर लो, या फिर उसमें जो सारी जो पेंटिंग की स्कूल्स हैं ना उसके बारे में मिनिमम आप 2 से 4 पन्ने जो है इंटरनेट पे सर्च करके बात खत्म कर दो, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी एनसीईआरटी है, अगर आप देख सकोगे, ये ग्रेड 12 वाली, सॉरी, न्यू एनसीईआरटी ग्रेड 12 की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2, अगर आप देख सकते हो इंटरनेट पे, यहां वहां जाके देख लो। चैप्टर नंबर 1 to 5 का जो पूरा का पूरा एक ये होता है, क्या कहते हैं, जिस्ट वगैरह अगर कुछ मिल पाए आपको तो कर लो वो वहां से, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा आरओआई जो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पे आपको पता है ओल्ड की ग्रेड 8, न्यू की ग्रेड 8। ये जो एनसीईआरटीज है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय अर्जुन देव, 12 चैप्टर्स आर पास, 3rd वॉल्यूम, ऑल 8 चैप्टर्स। ये अगेन पढ़ने के लिए आपको 4-4, 5-5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। 8वीं की जो किताब है न्यू वाली, वो तो 5 घंटे नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से, 3-4 घंटे, 4 घंटे पकड़ लो, ठीक है, उसमें हो जाएगा। जो ओल्ड एनसीईआरटी है आपकी, उसमें ग्रेड 10 की जो है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 2 अर्जुन देव, यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 to 16 वो आपको पढ़ने हैं। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, उसमें सेक्शन 1 चैप्टर नंबर 2, सेक्शन 2 चैप्टर नंबर 4। ये मैंने आपको बहुत ही मतलब ये करके दिया है कि सिर्फ इतना ही पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, कम समय लगेगा ऐसी चीज़ों में, ठीक है। ओल्ड ग्रेड 12 की जो आपकी एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा जी की, अगेन जस्ट लाइक आर एस शर्मा एंड सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा जी की जो ग्रेड 12 की ओल्ड एनसीईआरटी है वो पढ़ने के लिए आपको कम से कम 10-12 घंटे तो लग ही जाएंगे। न्यू एनसीईआरटीज में आपको थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से एक बार 5 थीम्स हैं, ये करने के लिए लगभग 5 घंटे पकड़ लो, ठीक है। एंड देन न्यू 12 की एनसीईआरटी है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2 चैप्टर 6 to 8। अगेन आरओआई काफी कम है इस पर्टिकुलर फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी कम लगता है मुझे, तो अगर हो पाए तो ही करना। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ग्रेड 12 की फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी मैंने कही है वो, और इसमें भी मिडिवल में भी यहाँ पे जो मैंने कहा था आपको एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2 अर्ली मिडिवल एंड मिडिवल के लिए, यहाँ पे अगर आपको समय मिले तभी करना, या फिर जिस्ट वगैरह पढ़ लेना, या फिर इंटरनेट पे सिर्फ हेडिंग डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करके देख लेना, ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर मैंने ये 4 किताबें जो है ये बताई हैं। ग्रेड 9 ओल्ड एनसीईआरटी अगेन बाय अर्जुन देव, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ पे भी मैंने चैप्टर बोले आपको 5 to 8 ही पढ़ लेना, ठीक है। देन सेक्शन 1 चैप्टर 1 to 3 ऑफ न्यू एनसीईआरटी, यहाँ पे आपको वो सारे रेवोल्यूशंस मिल जाएंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये वाला रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन, एंड देन नाजी पार, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में यहाँ पे बात होती है न्यू एनसीईआरटी में ग्रेड 9 की। अगर हम ओल्ड ग्रेड 10 की एनसीईआरटी की बात करेंगे तो हमने कुछ चैप्टर इसके लिए पढ़े थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, और अभी हम कुछ चैप्टर जो हैं यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे, चैप्टर 9 to 13, ठीक है। एंड देन न्यू एनसीईआरटी ग्रेड 10 की इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यहाँ पे सेक्शन 1 का सिर्फ चैप्टर 1 एक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास समय बचता है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर एक और चैप्टर है इसी एनसीईआरटी में, वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपकी बुक लिस्ट, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मिडिवल एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ये चारों के चारों सेक्शंस जो हैं आपको किन किन एनसीईआरटीज में से कवर करने हैं, और कौन सी एनसीईआरटीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 10 तक सारी ही ओल्ड न्यू एनसीईआरटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू ग्रेड 11 की एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यू ग्रेड 12 की एनसीईआरटी जो 3 पार्ट्स में बटी है,
थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल्चरल हिस्ट्री के बारे में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बात की गई है। एंड देन ओल्ड एनसीईआरटीज में अगर हम बात करेंगे, ग्रेड 11 की आपकी एंशियंट इंडिया बाय आर एस शर्मा, ग्रेड 11 की आपकी मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, एंड देन ग्रेड 12 की आपकी मॉडर्न इंडिया बाय विपिन चंद्रा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके पास पूरा का पूरा प्लान। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका लगभग 20 दिन का प्लान। इसके बाद जो कोई भी बोनस डेज मिलते हैं उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप जो है एक तरह से देखा जाए तो आप अपने इसके ऊपर फोकस करेंगे, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, माइंड मैप्स, नेमोनिक्स, मैप्स, इसके ऊपर आप फोकस करने वाले हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा 20 दिन का मैंने प्लान दे दिया है। आप मेरे ख्याल से अगर इसको फॉलो करेंगे तो यू विल डू वेल इन CUET PG 2025 हिस्ट्री एग्जामिनेशन। ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपको ये मतलब 100% बता सकता हूं कि जी हाँ, आपको मतलब ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम करेगी 100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सिर्फ एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि देखो, ये जो मैंने डिटेल्ड स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस की थी, क्या आपको लगता है ये आपको हेल्प करेगी? हाँ ना, कुछ मतलब ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ अभी मतलब कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने से पहले आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस में लेना चाहूँगा, और वो ये है कि भाई देखो, मैं ये सब रीड कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी PYQs एंड MCQ प्रैक्टिस, ये जो दो चीजें हैं ये मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ऑन अ डेली बेसिस मैं इनको कंटिन्यूसली करते रहूंगा, कम से कम 2 घंटे। ठीक है, और बाकी के बचे टाइम में आपको कितना एनसीईआरटी रीड करना है, कैसे रीड करना है, ये सब आप तय करोगे। लेकिन ये दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि ये जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है 20 दिन में आप किस तरह से CUET PG में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ये आपके लिए काम करेगी। मुझे लगता है 100% करेगी। और जैसे मैंने आपको कहा था सेशन के शुरुआत में, अभी ये समय नहीं है कि आप कोई मतलब रेफरेंस बुक उठाइए जो बहुत ही बड़ी हो, ऐसी मतलब 500-600 पन्ने की हो, और उसको पढ़ने की कोशिश करें। इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, दिस इज डूएबल, आई प्रॉमिस दिस इज डूएबल, क्योंकि ये मैंने किया है। इतने घंटों में ये वाली एनसीईआरटी जो है मैंने खुद पढ़ी है। लगभग ऐसा मुझे लगता है कि ये होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट से। और जहाँ पे एग्जाम 20 दिन के अंदर अभी आने ही वाली है, एग्जाम सिर पे है, तो ऐसे में मेरे ख्याल से अब 8 या 9 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो इसी बात पे मैं आप सभी लोगों को अब शुभकामनाएं देना चाहूँगा। प्लीज डू स्टडी वेल, एंड प्लीज after you study well, I am sure you will come out with flying colors. Thank you very much. You were watching a session with Yogesh Lahankar on strategy to crack CUET PG History 2025 examination. Bye bye.